आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास प्रेमा के 6वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। इस भाग का शीर्षक है मुएं पर 100 दुर्रे। पूर्णा ने गजरा पहन तो लिया, मगर रात भर उसकी आंखों में नींद नहीं आई। उसकी समझ में ये बात न आती थी कि अमृत राय ने उसे गजरा क्यों दिया। उसे ऐसा मालूम होता था कि पंडित बसंत कुमार उसकी तरफ बहुत क्रोध से देख रहे हैं। उसने चाहा कि गजरा उतार कर फेंक दूं, मगर नहीं मालूम क्यों उसके हाथ कांपने लगे। सारी रात उसने आंखों में काटी। प्रभात हुआ। अभी सूर्य भगवान ने भी कृपा न की थी कि पंडायन चौबाइन बाबू कमला प्रसाद की वृद्धा महाराजिन और पड़ोस की सेठानी जी कई दूसरी औरतों के साथ पूर्णा के मकान में आ उपस्थित हुईं। उसने बड़े आदर से सबको बिठाया, सबके पैर छुए। उसके बाद ये पंचायत होने लगी। पंडायन, जो बुढ़ापे की वजह से सूख कर छुहारे की तरह हो गई थी। क्यों दुल्हन, पंडित जी को गंगा लाभ हुए कितने दिन बीते? पूर्णा डरते डरते, 5 महीने से कुछ अधिक हुआ होगा। पंडायन, और अभी से तुम सबके घर आने जाने लगी? क्या नाम कि कल तुम सरकार के घर चली गई थी, उनकी कुंवारी कन्या के पास दिन भर बैठी रही? भला सोचो, तुमने कोई अच्छा काम किया? क्या नाम कि तुम्हारा और उनका अब क्या साथ? जब वो तुम्हारी सखी थी तब थी, अब तो तुम विधवा हो गई। तुमको कम से कम साल भर तक घर से बाहर पाँव न निकालना चाहिए। तुम्हारे लिए साल भर तक हंसना बोलना मना है। हम ये नहीं कहते कि तुम दर्शन को न जाओ या स्नान को न जाओ। स्नान पूजा तो तुम्हारा धर्म ही है। हाँ, किसी सुहागिन या किसी कुंवारी कन्या पर तुमको अपनी छाया नहीं डालनी चाहिए। पंडायन चुप हुई तो महाराजिन टुईया की तरह चहकने लगी। क्या बतलाऊं, बड़ी सरकार और दुल्हन दोनों लहू का घूंट पीकर रह गईं। ईश्वर जाने कि बड़ी सरकार तो बिलख बिलख रो रही थी कि एक तो बेचारी लड़की के यों हीजान के लाले पड़े हैं, दूसरी अब राण बेवा के साथ उठना बैठना है। नहीं मालूम नारायण क्या करने वाले हैं। छोटी सरकार मारे क्रोध के कांप रही थी, आंखों में ज्वाला निकल रही थी। मैंने उनको समझाया कि आज जाने दीजिए, वो बेचारी अभी तो बच्चा है, खोटे खरे का मर्म क्या जाने। सरकार का बेटा जिए, जब बहुत समझाया तब जाके मानी, नहीं तो कहती थी मैं अभी जाकर खड़े खड़े निकाल देती हूं। सो बेटा, अब तुम सुहागिनों के साथ बैठने योग्य नहीं रही। अरे ईश्वर ने तो तुम पर विपत्ति डाल दी। जब अपना प्राण प्रिय ही न रहा तो अब कैसा हंसना बोलना। अब तो तुम्हारा धर्म यही है कि चुपचाप अपने घर में पड़ी रहो, जो कुछ रूखा सूखा मिले खाओ पियो और सरकार का बेटा जिए, जहां तक हो सके धर्म का काम करो। महाराज इनके चुप होते ही चौबाइन गरजने लगी। ये एक मोटी भदेसिल और अधेड़ औरत थी। भला इनसे पूछा कि अभी तुम्हारे दूल्हे को उठे 5 महीने भी न बीते, अभी से तुम कंघी चोटी करने लगी? क्या कि तुम अब विधवा हो गई? तुमको अब सिंगार पेटार से क्या सरोकार ठहरा? क्या नाम कि मैंने हजारों औरतों को देखा है जो पति के मरने के बाद गहना पाता नहीं पहनती, हंसना बोलना तक छोड़ देती हैं। ये ना कि आज तो सुहाग उठा कल सिंगार पेटार होने लगा। मैं लल्लो पत्तों की बात नहीं जानती, कहूंगी सच, चाहे किसी को तीता लगे या मीठा। बाबू अमृत राय का रोज रोज आना ठीक नहीं है कि नहीं सेठानी जी? सेठानी जी बहुत मोटी थीं और भारी भारी गहनों से लदी थी। मांस के लोथड़े हड्डियों से अलग होकर नीचे लटक रहे थे। इसकी भी एक बहू राण हो गई थी, जिसका जीवन इसने व्यर्थ कर रखा था। इसका स्वभाव था कि बात करते समय हाथों को मटकाया करती थी। महाराज इनकी बात सुनकर बोली,
जो बात सच होगी सबको ही कहेगा, इसमें किसी का क्या डर। भला किसी ने कभी राण बेवा को माथे पर बिंदी देते देखा है? मेरी भी तो एक बहू विधवा है, मगर आज तक कभी मैंने उसको लाल साड़ी नहीं पहनने दी। ना जाने इन छोकरियों का जी कैसा है कि विधवा हो जाने पर भी सिंगार पर जी ललचाया करता है। अरे इनको चाहिए कि बाबा अब राण हो गई, हमको निगोड़े सिंगार से क्या लेना। महाराजन, सरकार का बेटा जिए, तुम बहुत ठीक कहती हो सेठानी जी। कल छोटी सरकार ने जो इनको मांग में सिंदूर लगाए देखा तो खड़ी ठक रह गई। दांतों तले उंगली दबाई कि अभी 3 दिन की विधवा और ये सिंगार। सो बेटा, अब तुमको समझ बूझ कर काम करना चाहिए। अब तुम बच्चा नहीं हो। सेठानी, और क्या, चाहे बच्चा हो या बूढ़ी, जब बेराह चलेगी तो सब ही कहेंगे। चुप क्यों हो पंडायन, इनके लिए अब कोई राह बाट निकाल दो। पंडायन, जब ये अपने मन की हो गई तो कोई क्या राह बाट निकाले। इनको चाहिए कि ये अपने लंबे लंबे केश कटवा डालें, क्या नाम कि दूसरों के घर आना जाना छोड़ दें, कंघी चोटी भी न करें, पान न खाएं, रंगीन साड़ी न पहने और जैसे संसार की विधवाएं रहती हैं वैसे रहें। चौबान, और बाबू अमृत राय से कह दें कि यहां ना आया करें। इस पर एक औरत ने, जो गहने कपड़े से बहुत मालदार न जान पड़ती थी, कहा, चौबान ये सब तो तुम कह गई, मगर जो कहीं बाबू अमृत राय चिढ़ गए तो क्या तुम इस बेचारी का रोटी कपड़ा चला दोगी? कोई विधवा हो गई तो क्या अब अपना मुंह सी ले? महाराजन हाथ चमकाकर, ये कौन बोला? ठस्सो, क्या ममता फड़कने लगी? सेठानी हाथ मटकाकर, तुझे किसने बुलाया जो आके बीच में बोल उठी? राण तो हो गई हो, काहे नहीं जाके बाजार में बैठती हो? चौबान, जाने भी तो सेठानी जी, इस बौरी के मुंह क्या लगती हो? सेठानी कड़क कर, इस मुई को यहां किसने बुलाया? ये तो चाहती है जैसी मैं बेहया हूं वैसा ही संसार हो जाए। महाराजन, हम तो सीख दे रही थी, तो इसे क्यों बुरा लगा? ये कौन होती है बीच में बोलने वाली? चौबान, बहन, उस कुटनी से नाहक बोलती हो, उसको तो अब कुटनापा करना है। इस भांति कटुक्तियों द्वारा सीख देकर ये सब स्त्रियां यहां से पधारी। महाराजन भी मुंशी बद्री प्रसाद के यहां खाना पकाने गई। इनसे और छोटी सरकार से बहुत बनती थी, वो इन पर बहुत विश्वास रखती थी। महाराजन ने जाते ही सारी कथा खूब नमक मिर्च लगाकर बयान की और छोटी सरकार ने भी इस बात को गांठ बांध लिया और प्रेमा को जलाने और सुलगाने के लिए उसे उत्तम समझकर उसके कमरे की तरफ चली। यह तो प्रेमा प्रतिदिन सारी रात जगा करती थी, मगर कभी कभी घंटे आध घंटे के लिए नींद आ जाती थी। नींद क्या आ जाती थी, एक ऊंघ सी आ जाती थी। मगर जब से उसने बाबू अमृत राय को बंगालियों के भेष में देखा था और पूर्णा के घर से लौटते वक्त उसको उनकी कलाई पर गजरा न नजर आया था, तब से उसके पेट में खलबली पड़ी हुई थी कि कब पूर्णा आए और कब सारा हाल मालूम हो। रात को बेचैनी के मारे उठ उठ घड़ी पर आंखें दौड़ाती कि कब भोर हो। इस वक्त जो भावच के पैरों की चाल सुनी तो ये समझकर कि पूर्णा आ रही है, लपकी हुई दरवाजे पर आई। मगर ज्यों ही भावच को देखा ठिठक गई और बोली, कैसे चली भाभी? भाभी तो ये चाहती थी कि छेड़छाड़ के लिए कोई मौका मिले। ये प्रश्न सुनते ही तिनक कर बोली, क्या बताऊं कैसे चली? अब से जब तुम्हारे पास आया करूंगी तो इस सवाल का जवाब सोचकर आया करूंगी। तुम्हारी तरह सबका लहू थोड़े ही सफेद हो गया है कि चाहे किसी की जान निकल जाए, घी का घड़ा ढलक जाए, मगर अपने कमरे से पांव बाहर न निकाले। प्रेमा ने ये सवाल यों ही पूछ लिया था। उसके जब ये अर्थ लगाए गए तो उसको बहुत बुरा मालूम हुआ। बोली, भाभी तुम्हारे तो नाक पर गुस्सा रहता है, तुम जरा सी बात का बतंगड़ बना देती हो। भला मैंने कौन सी बात बुरा मानने की कही थी? भाभी, कुछ नहीं, तुम तो जो कुछ कहती हो मानो मुंह से फूल झाड़ती हो। तुम्हारे मुंह में मिश्री घोली हुई है ना, और सबके तो नाक पर गुस्सा रहता है, सबसे लड़ाई करते हैं। प्रेमा झल्लाकर, भावज इस समय मेरा तो चित्त बिगड़ा हुआ है, ईश्वर के लिए मुझसे मत उलझो। मैं तो यों ही अपनी जान को रो रही हूं, उस पर से तुम और भी नमक छिड़कने आई। भाभी मटक कर, हाँ रानी, मेरा तो चित्त बिगड़ा हुआ है, सिर फिरा हुआ है, जरा सीधी सादी हूं ना, मुझको देखकर भागा करो। मैं कटही कुतिया हूं, सबको काटती चलती हूं। मैं भी यारों को चुपके चुपके चिट्ठी पत्री लिखा करती, तस्वीरें बदला करती, तो मैं भी सीता कहलाती और मुझ पर भी घर भर जान देने लगता। मगर मान न मान, मैं तेरा मेहमान।
तुम लाख जतन करो, लाख चिट्ठियां लिखो, मगर वो सोने की चिड़िया हाथ आने वाली नहीं। ये जली कटी सुनकर प्रेमा से जब्त न हो सका। बेचारी सीधे स्वभाव की औरत थी। उसका वर्षों से विरह की अग्नि में जलते जलते कलेजा और भी पक गया था। वो रोने लगी। भावज ने जब उसको रोते देखा तो मारे हर्ष की आंखें जगमगा गईं। हद तेरे की, कैसा रुला दिया। बोली, बिलखने क्या लगी? क्या अम्मा को सुनाकर देश निकाला करा दोगी? कुछ झूठ थोड़ी ही कहती हूं। वही अमृत राय जिनके पास आप चुपके चुपके प्रेम पत्र भेजा करती थी, अब दिन दहाड़े उस राण पूर्णा के घर आता है और घंटों वहीं बैठा रहता है। सुनती हूं फूल के गजरे ला ला कर पहनाता है, शायद दो एक गहने भी दिए हैं। प्रेमा इससे ज्यादा न सुन सकी, गिड़गिड़ाकर बोली, भाभी मैं तुम्हारे पैरों पड़ती हूं, मुझ पर दया करो, मुझे जो चाहो कह लो। रोकर, बड़ी हो, जी चाहे मार लो, मगर किसी का नाम लेकर और उस पर झूठे इल्जाम लगाकर मेरे दिल को मत जलाओ। आखिर किसी के सिर पर झूठ मूठ अपराध क्यों लगाती हो? प्रेमा ने तो ये बात बड़ी दीनता से कही, मगर छोटी सरकार इल्जाम लगाने वाली बात पर बिगड़ गई। चमक कर बोली, हाँ हाँ रानी, मैं तो दूसरों पर इल्जाम लगाकर तुमको जलाने आती हूं ना। मैं तो झूठ का व्यवहार करती हूं। मुझे तुम्हारे सामने झूठ बोलने में मिठाई मिलती होगी। आखिर सोने के सिंहासन पर कौन बैठाएगा? मगर मैं एक झूठी हूं। सारा जमाना तो नहीं झूठा है। आज मोहल्ले भर में घर घर यही चर्चा हो रही है। तुम तो पढ़ी लिखी हो, भला तुम ही सोचो, एक 30 वर्ष के संडे मर्दवे का पूर्णा से क्या काम? माना कि वो उसका रोटी कपड़ा चलाते हैं, मगर ये तो दुनिया है। जब एक पर आ पड़ती है तो दूसरा उसके आड़े आता है। भले मनुष्यों का ये ढंग नहीं है कि दूसरे को बहकाया करें, और उस छोकरी को क्या कोई बहकाएगा? वो तो आप मर्दों पर डोरे डाला करती है। मैंने तो जिस दिन उसकी सूरत देखी थी उसी दिन ताड़ गई थी कि एक ही विष की गांठ है। अभी 3 दिन भी दूल्हे को मरे हुए नहीं बीते कि सबको झमकड़ा दिखाने लगी। दूल्हा क्या मरा, मानो एक बला दूर हुई। कल जब वो यहां आई थी तो मैं बाल गुंथा रही थी, नहीं तो ड्योढ़ी के भीतर तो पैर धरने ही नहीं देती। छुड़ैल कहीं की, यहां आकर तुम्हारी सहेली बनती है। इसी ने अमृत राय को अपना यौवन दिखाकर अपना लिया। कल कैसा लचक लचक कर ठुमक ठुमक कर चलती थी, देख देख कर आंखें फूटती थी। खबरदार, जब कभी उस चुड़ैल को अपने यहां बिठाया, मैं उसकी सूरत नहीं देखना चाहती। जबान वो बला है कि झूठ बात का भी विश्वास दिला देती है। छोटी सरकार ने जो कुछ कहा वो तो सब सच था, भला उसका असर क्यों ना होता। अगर उसने गजरा लिए हुए जाते न देखा होता तो भावत की बातों को अवश्य बनावट समझती। फिर भी वो ऐसी ओछी नहीं थी कि उसी वक्त अमृत राय और पूर्णा को कोसने लगती और ये समझ लेती कि उन दोनों में कुछ साठ गांठ है। हाँ, वो अपनी चारपाई पर जाकर लेट गई और मुंह लपेट कर कुछ सोचने लगी। प्रेमा को तो पलंग पर लेटकर भावत की बातों को तौलने दीजिए और हम मर्दाने में चलें। ये एक बहुत सजा हुआ लंबा चौड़ा दीवान खाना है। जमीन पर मिर्जापुरी खूबसूरत कालीनें बिछी हुई हैं, भांति भांति की गद्देदार कुर्सियां लगी हुई हैं, दीवारें उत्तम चित्रों से भूषित हैं, पंखा झला जा रहा है। मुंशी बद्री प्रसाद एक आराम कुर्सी पर बैठे ऐनक लगाए एक अखबार पढ़ रहे हैं। उनके दाएं बाएं की कुर्सियों पर कोई और महाशय रईस बैठे हुए हैं। वो सामने की तरफ मुंशी गुलजारी लाल हैं और उनके बगल में बाबू दाननाथ हैं। दाहिनी तरफ बाबू कमला प्रसाद मुंशी झम्मन लाल से कुछ कानाफूसी कर रहे हैं। बाईं ओर 2-3 और आदमी हैं जिनको हम नहीं पहचानते। कई मिनट तक मुंशी बद्री प्रसाद अखबार पढ़ते रहे। आखिर उन्होंने सिर उठाया और सभी की तरफ देखकर बड़ी गंभीरता से बोले, बाबू अमृत राय के लेख अब बड़े ही निंदनीय होते जाते हैं। गुलजारी लाल, क्या आज फिर कुछ जहर उगला? बद्री प्रसाद, कुछ न पूछिए, आज तो उन्होंने खुली खुली गालियां दी हैं। हमसे तो अब ये बर्दाश्त नहीं होता। गुलजारी लाल, आखिर कोई कहां तक बर्दाश्त करे? मैंने तो इस अखबार को पढ़ना छोड़ दिया। झम्मन लाल, गोया आपने अपनी समझ में बड़ा भारी काम किया। हाजी, आपका धर्म यह है कि उन लेखों को काटिए, उनका उत्तर दीजिए। मैं आजकल एक कवित्र रच रहा हूं, उसमें मैंने इनको ऐसा बनाया है कि ये भी क्या याद करेंगे। कमला प्रसाद, बाबू अमृत राय ऐसे अधजीवे आदमी नहीं है कि आपके कवित्र चौपाई से डर जाएं।
वो जिस काम में लिपटते हैं सारे जी से लिपटते हैं। झम्मन लाल, हम भी सारे जी से उनके पीछे पड़ जाएंगे, फिर देखें वो कैसे शहर में मुंह दिखाते हैं। कहो तो चुटकी बजाते उनको सारे शहर में बदनाम कर दूं। कमला प्रसाद जोर देकर, ये कौन सी बहादुरी है? अगर आप लोग उनसे विरोध मोल लेना चाहते हैं तो सोच समझ कर लीजिए। उनके लेखों को पढ़िए, उनको मन में विचारिए, उनका जवाब दीजिए, उनकी तरह देहातों में जा जाकर व्याख्यान दीजिए, तब जाके काम चलेगा। कई दिन हुए मैं अपने इलाके पर से आ रहा था कि एक गांव में मैंने 10-12 हजार आदमियों की भीड़ देखी। मैंने समझा पैठ है, मगर जब एक आदमी से पूछा तो मालूम हुआ कि बाबू अमृत राय का व्याख्यान था, और ये काम अकेले वही नहीं करते। कॉलेज के कई होनहार लड़के उनके सहायक हो गए हैं, और ये तो आप लोग भी जानते हैं कि इधर कई महीने से उनकी वकालत अंधाधुंध बढ़ रही है। गुलजारी लाल, आप तो सलाह इस तरह देते हैं गोया आप खुद कुछ न करेंगे। कमला प्रसाद, ना, मैं आपके इस काम में शरीक नहीं हो सकता। मुझे अमृत राय के सब सिद्धांतों से मेल है, सिवाय विधवा विवाह के। बद्री प्रसाद डपट कर, बच्चा कभी तुमको समझ ना आएगी, ऐसी बातें मुंह से मत निकाला करो। झम्मन लाल कमला प्रसाद से, क्या आप विलायत जाने के लिए तैयार हैं? कमला प्रसाद, मैं इसमें कोई हानि नहीं समझता। गुलजारी लाल हंसकर, ये नए बिगड़े हैं, इनको अभी अस्पताल की हवा खिलाइए। बद्री प्रसाद झल्लाकर, बच्चा तुम मेरे सामने से हट जाओ, मुझे रंज होता है। कमला प्रसाद को भी गुस्सा आ गया। उठकर जाने लगे कि 2-3 आदमियों ने मनाया और फिर कुर्सी पर लाकर बिठा दिया। इसी बीच में मिस्टर शर्मा की सवारी आई। आप वही उत्साही पुरुष हैं जिन्होंने अमृत राय को पक्की सहायता का वादा किया था। इनको देखते ही लोगों ने बड़े आदर से कुर्सी पर बिठा दिया। मिस्टर शर्मा उस शहर में म्यूनिसिपैलिटी के सेक्रेटरी थे। गुलजारी लाल, कहिए पंडित जी, क्या खबर है? मिस्टर शर्मा मूंछों पर हाथ फेरकर, वो ताज़ा खबर लाया हूं कि आप लोग सुनकर फड़क जाएंगे। बाबू अमृत राय ने दरिया के किनारे वाली हरी भरी जमीन के लिए दरखास्त की है। सुनता हूं वहां एक अनाथालय बनवाएंगे। बद्री प्रसाद, ऐसा कदापि नहीं हो सकता कमला प्रसाद। तुम आज उस जमीन के लिए हमारी तरफ से कमेटी में दरखास्त पेश कर दो, हम वहां ठाकुर द्वारा और धर्मशाला बनवाएंगे। मिस्टर शर्मा, आज अमृत राय साहब के बंगले पर गए थे, वहां बहुत देर तक बातचीत होती रही। साहब ने मेरे सामने मुस्कुराकर कहा, अमृत राय, मैं देखूंगा कि जमीन तुमको मिले। गुलजारी लाल ने सिर हिलाकर कहा, अमृत राय बड़े चालाक आदमी हैं, मालूम होता है साहब को पहले ही से उन्होंने अपने ढंग पर लगा लिया है। मिस्टर शर्मा, जनाब आपको मालूम नहीं अंग्रेजों से उनका कितना मेल जोल है। हमको अंग्रेज मेंबरों से कोई आशा नहीं रखनी चाहिए, वो सब के सब अमृत राय का पक्ष करेंगे। बद्री प्रसाद जोर देकर, जहां तक मेरा बस चलेगा मैं ये जमीन अमृत राय को न लेने दूंगा। क्या डर है अगर और ईसाई मेंबर उनके तरफदार हैं? ये लोग 5 से अधिक नहीं, बाकी 22 मेंबर अपने हैं। क्या हमको उनकी वोट भी ना मिलेगी? ये भी ना होगा तो मैं उस जमीन को दाम देकर लेने पर तैयार हूं। झम्मन लाल, जनाब मुझको पक्का विश्वास है कि हमको आधे से ज्यादा वोट अवश्य मिल जाएंगे। एक बहुत ही उत्तम रीत से सजा हुआ कमरा है, उसमें मिस्टर वॉल्टर साहब बाबू अमृत राय के साथ बैठे हुए कुछ बातें कर रहे हैं। वॉल्टर साहब यहाँ के कमिश्नर हैं और साधारण अंग्रेजों के अतिरिक्त प्रजा के बड़े हितैषी और बड़े उत्साही प्रजापालक हैं। आपका स्वभाव ऐसा निर्मल है कि छोटा बड़ा कोई हो, सबसे हंसकर क्षेम कुशल पूछते और बात करते हैं। वो प्रजा की अवस्था को उन्नत दशा में ले जाने का उद्योग किया करते हैं, और ये उनका नियम है कि किसी हिंदुस्तानी से अंग्रेजी में नहीं बोलेंगे। अभी पिछले साल जब प्लेग का डंका चारों ओर घनघोर बज रहा था, वॉल्टर साहब गरीब किसानों के घर जाकर उनका हालचाल देखते थे और अपने पास से उनको कंबल बांटते फिरते थे, और अकाल के दिनों में तो वो सदा प्रजा की ओर से सरकार के दरबार में वादानुवाद करने के लिए तत्पर रहते हैं। साहब अमृत राय की सच्ची देशभक्ति की बड़ी बड़ाई किया करते हैं, और बहुधा प्रजा की रक्षा करने में दोनों आदमी एक दूसरे की सहायता किया करते हैं। वाल्टर मुस्कुराकर, बाबू साहब आप बड़ा चालाक है। आप चाहता है कि मुंशी बद्री प्रसाद से थैली भर रुपया ले, मगर आपका बात वो नहीं मानने सकता। अमृत राय, मैंने तो आपसे कह दिया कि मैं अनाथालय अवश्य बनवाऊंगा और इस काम में 20,000 से कम न लगेगा। अगर आप मेरी सहायता करेंगे तो आशा है कि ये काम भी सफल हो जाए और मैं भी बना रहूं,
और अगर आप कतरा गए तो ईश्वर की कृपा से मेरे पास अभी इतनी जायदाद है कि अकेले 2 अनाथालय बनवा सकता हूं। मगर हां, तब मैं और कामों में कुछ भी उत्साह न दिखा सकूंगा। वाल्टर हंसकर, बाबू साहब, आप तो जरा से बात में नाराज हो गया। हम तो बोलता है कि हम तुम्हारा मदद 2000 से कर सकता है, मगर बद्री प्रसाद से हम कुछ नहीं कहने सकता। उसने अभी अकाल में सरकार को 5000 दिया है। अमृत राय, तो ये 2000 मैं लेकर क्या करूंगा? मुझे तो आपसे 15,000 की पूरी आशा थी। मुंशी बद्री प्रसाद के लिए 5000 क्या बड़ी बात है। तब से इसका दुगना तो वे एक मंदिर बनवाने में लगा चुके हैं, और केवल इस आशा पर कि उनको CIE की पदवी मिल जाएगी वो इसका 10 गुना आज दे सकते हैं। वाल्टर अमृत राय से हाथ मिलाकर, वेल अमृत राय, तुम बड़ा चालाक है। तुम मुंशी बद्री प्रसाद को लूटना मांगता है। ये कहकर साहब उठ खड़े हुए। अमृत राय भी उठे। बाहर फिटन खड़ी थी। दोनों उस पर बैठ गए। साइस ने घोड़े को चाबुक लगाया और देखते देखते मुंशी बद्री प्रसाद के मकान पर जा पहुंचे। ठीक उसी वक्त जब वहां अमृत राय से रार बढ़ाने की बातें सोची जा रही थी। प्यारे पाठकगण, हम ये वर्णन करके कि इन दोनों आदमियों के पहुंचते ही वहां कैसी खलबली पड़ गई, मुंशी बद्री प्रसाद ने इनका कैसा आदर किया, गुलजारी लाल, दाननाथ और मिस्टर शर्मा कैसी आंखें चुराने लगे, या साहब ने कैसे कांट छांट की बातें की और मुंशी जी को CIE की पदवी की किन शब्दों में आशा दिलाई, आपका समय नहीं गंवाना चाहते। खुलासा ये कि अमृत राय को यहां से 17,000 रुपया मिला। मुंशी बद्री प्रसाद ने अकेले 12,000 दिया, जो उनकी उम्मीद से बहुत ज्यादा था। वो जब यहां से चले तो ऐसा मालूम होता था कि मानो कोई गढ़ी जीते चले आ रहे हैं। वो जमीन भी जिसके लिए उन्होंने कमेटी में दरखास्त की थी मिल गई, और आज ही इंजीनियर ने उसको नापकर अनाथालय का नक्शा बनाना आरंभ कर दिया। साहब और अमृत राय के चले जाने पर यहां यों बातें होने लगीं। झम्मन लाल, यार हमको तो इस लौंडे ने आज 500 के फेर में डाल दिया। गुलजारी लाल, जनाब आप 500 को रो रहे हैं, यहां तो 1000 पर पानी फिर गया। मुंशी जी तो CIE की पदवी पावेंगे, यहां तो कोई राय बहादुरी को भी नहीं पूछता। कमला प्रसाद, बड़े शोक की बात है कि आप लोग ऐसे शुभ कार्य में सहायता देकर पछताते हैं। अमृत राय को देखिए कि इन्होंने अपना एक गांव बेचकर 10,000 रुपया भी दिया और उस पर दौड़ धूप अलग कर रहे हैं। मुंशी बद्री प्रसाद, अमृत राय बड़ा उत्साही आदमी है, मैंने आज उसको जाना। बच्चा कमला प्रसाद, तुम आज शाम को उनके यहां जाकर हमारी ओर से धन्यवाद दे देना। झम्मन लाल मुंह फेर कर, आप क्यों ना प्रसन्न होंगे, आपको तो पदवी मिलेगी ना। कमला प्रसाद हंसकर, अगर आपका वो कवित्व तैयार हो तो जरा सुनाइए। दाननाथ, जो अब तक चुपचाप बैठे हुए थे, बोले, अब आप उनकी निंदा करने की जगह उनकी प्रशंसा कीजिए। मिस्टर शर्मा, अच्छा जो हुआ सो हुआ, अब सभा विसर्जन कीजिए। आज ये मालूम हो गया कि अमृत राय अकेले हम सब पर भारी हैं। कमला प्रसाद, आपने नहीं सुना, सत्य की सदा जय होती है। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास प्रेमा के 6वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। इस भाग का शीर्षक था मुएं पर 100 धुर्रे।